हाय डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। हिंदी की तैयारी कर रहे थे जिसमें हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करा रहे थे और मैंने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि 100 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम गेस क्वेश्चन दूंगा जो आने वाले एग्जाम 2022 के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो पहले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक देखा था। एक वीडियो में 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेहतर क्वेश्चन देखना है। आज ये मेरा दूसरा पार्ट होगा जिसमें हमने 11 नंबर से लेकर 20 नंबर तक वीवीआई जितने भी सब्जेक्टिव बनेंगे बीच बीच में एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखते चलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हुए आपकी क्लास को स्टार्ट करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्लास है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जहां पर मेरा साइन रहेगा उस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई क्वेश्चन समझिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कवि की दृष्टि से ईश्वर कहाँ वास करता है? तो आंसर लिखेंगे कवि की दृष्टि से ईश्वर का वास ईर्ष्या काम क्रोध आदि से रहित मानव के हृदय में वास करता है। यानी जो वो व्यक्ति जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होता है उनके अंदर हमारा जो ईश्वर होता है वह वास करता है उसके हृदय में। जिसके अंदर क्रोध नहीं होता उसके जिसके अंदर काम करने की लालसा यानी लालसा नहीं रहता है उसके अंदर वह कवि क्या है यानी ईश्वर वास नहीं करता, यह कवि कह रहा है। ठीक है, तो यह 3 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। काफी इजी क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का 12 नंबर क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कह रहा है नाम कीर्तन के आगे कवि किन किन कर्मों को वैधता सिद्ध करता है। देखिए कह रहा है नाम कीर्तन के आगे। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो बहुत सारे बच्चे जब पढ़ लिए तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो आप लोग प्लीज क्लास में जब आ जाते हैं तो क्लास को छोड़ के नहीं जाइएगा, एकदम 100 क्वेश्चन की रिवीजन कर लीजिए। अगर आपकी तैयारी बेहतर है हिंदी के तो 100 क्वेश्चन की रिवीजन कर लीजिए। तैयारी बेहतर नहीं तो बस 100 क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्लास दे रहा हूं। इसका आंसर में लिखेंगे नाम कीर्तन के आगे कवि संध्या वेद पाठ कमंडल और सिख जनेऊ आदि कार्यों को निरर्थक मानता है। जट्टा बढ़ाने और भस्म लगाने से मुक्ति नहीं मिलती है। इन संसारिक जीवन में केवल राम नाम का जाप ही एक ऐसा साधन है जिससे भव सागर पार किया जा सकता है। देखिए कवि कह रहा है कि राम नाम के अगर जाप करते हैं तभी हम इस का भव सागर पार कर सकते हैं। कहने का मतलब जो भी हमारा नरक द्वार होता है उनको हम पार करके स्वर्ग के द्वार में जा सकते हैं। अन्यथा हम कितना भी कर्म कंडल कर रहे हैं या संध्या पढ़ ले या वेद पढ़ ले या पाठ पढ़ ले या शिखा जनेऊ आदि कार्य करे या जट्टा बढ़ा ले तो इस सबसे हमें इस जीवन में कोई भी यानी कार्य बेहतर नहीं हो सकता है कवि के अनुसार से। तो इसका आंसर आप लोग ये लिख दीजिएगा। काफी वीवीआई क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 8920713254 पे मैसेज करेंगे। बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्योंकि दीक्षा क्लास स्टडी आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। हम लोग देखिए हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है। आंसर मिलेगा हरिरस से अभिप्राय गुरु कृपा और ईश्वर रसास्वादन से है। जिसने अपने जीवन को राम नाम में सरोवर कर दिया उसने इस भव सागर से मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत कर दिया। यानी राम नाम के बिना देखिए कवि कह रहा है कि राम नाम के बिना कुछ नहीं हो सकता है। अगर राम नाम का जाप करते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हरिरस से अभिप्राय गुरु कृपा की और ईश्वर की रसास्वादन से है। तो यहां तक ही इसका आंसर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा बेहतर लिखने के लिए हमने ये इतना पॉइंट लिख देंगे तो बेहतर नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन का आंसर यह हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो फिर हम और भी बेहतरीन तरीका से आपका क्लास देंगे। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ढाटे विश्वास के लेखक कौन है। तो हम लोग जानते हैं 7 कोरी होता है, 1 2 बीच में ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं। आइए हो 15 नंबर क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। देख लीजिए काफी वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन एकदम टॉप क्वेश्चन है, बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। इसको जितना वीवीआई कर लीजिए कम ही है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है लक्ष्मी कौन थी, उनकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लक्ष्मी कौन थी, उनकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर में लिखेंगे लक्ष्मी ढाटे विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। उसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता है। पति द्वारा प्राप्त राशि से उनका घर गृहस्थी नहीं चलता तो वह तहसील पार साहब के घर काम कर किसी तरह जीवन यापन कर लेती। पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया 1 बीघा
खेत है, किसी तरह लक्ष्मी ने उसमें खेती करवाई है, वर्षा नहीं होने से अंकुर जल गए तो कहीं कहीं धान सूख गए, एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ लगातार बारिश से लक्ष्मी का मन कांप गया और उसे बाढ़ का भयानक दृश्य नजर आने लगता है। देखिए कहने का मतलब क्या, लक्ष्मी है ना जो ढाटे विश्वास कहानी है उसका प्रमुख पात्र है, ठीक है। उनका पति जो लक्ष्मण है जो कलकत्ता में काम करता है, लेकिन कलकत्ता में काम करने के बावजूद भी उनका घर नहीं चलता है, तो वो क्या करते हैं, यानी अपने जो पूर्वजों द्वारा एक बीघा खेती मिला हुआ है उनको क्या करते हैं वो लोग उसमें खेती करते हैं, लेकिन एक तरफ क्या होता है सूखा पड़ जाते हैं तो एक तरफ लगातार बारिश होते हैं, तो इनसे क्या होता है यानी लक्ष्मी के एकदम कांप जाते हैं, उनके अंदर एक भयानक सी दृश्य नजर आने लगता है, हमेशा बाढ़ का दृश्य नजर आने लगता है। तो इस प्रकार से आपको लक्ष्मी कौन था उनके बारे में बताना, उसके पारिवारिक स्थिति का नहीं उनके पारिवारिक किस प्रकार से स्थिति था उनके बारे में आपको कहेगा चित्र प्रस्तुत करने के लिए। तो आप लोग इस प्रकार से कीजिएगा, एकदम MVY क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग बेहिचक ले लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो आप हमसे PDF भी ले सकते हैं। आइए 16 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन। यह कह रहा है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। देखिए यह भी क्वेश्चन आप रख लीजिए 2022 के लिए VVI क्वेश्चन, ठीक है। ये 2022 के लिए काफी VVI क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न कह रहा है कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। आंसर में लिखेंगे बहादुर नामक एक नेपाली मूल के एक लड़के को लेखक के साले उनके घर आए थे। देखिए सुनिएगा, कह रहा है बहादुर नामक एक नेपाली मूल के एक लड़के को लेखक के साले उनके घर लाए थे होगा। लेखक को एक नौकर की आवश्यकता थी। जब बहादुर पहली बार आया तो वह लेखक के परिवार के सदस्यों के साथ खड़ा था, वह आंखें झपका रहा था। उसकी उम्र 12 से 13 वर्ष थी। उसका कद ठिकाना चकित था, रंग गोरा, वह मुंह चपटा था। वह सफेद नेकरी, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। उसके गले में स्काउडर की तरह एक बाधा था। उसे घेर कर सारे परिवार के सदस्य खड़े थे। देखिए जब बहादुर नेपाल से भागकर आया हुआ तो उनके साले से तो लेखक को जो एक नौकर की आवश्यकता थी तो लेखक क्या किया, बहादुर को अपने पास रख लिए। तो वह जब आए तो उसका चित्र किस प्रकार से कह रहा है ना कि देखिए प्रश्न कह रहा है अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन। पहली बार बहादुर को कौन देखा, तो पहली बार जब बहादुर आते हैं लेखक के घर तब ना देखते, तो उसी का आपको कह रहा है अपने शब्दों में देने के लिए। तो आप लोग अपने शब्दों में या इस प्रश्न का भी आंसर दे सकते हो, क्योंकि अपने शब्दों में भी आप लिखिएगा तो यही लिखिएगा और बेहतर है कि इस प्रकार से आप लोग दे सकते हैं, या अपने शब्दों में चाहते हैं कि और भी बेहतरीन तरीका से दे तो एकदम बेहिचक दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन पे। आइए 17 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है काफी विवेक क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन कह रहा है लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशील होनी चाहिए। देखिए कह रहा है कि लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। आंसर में लिखेंगे कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वंचित परिवर्तन समाज में एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। इसी समाज में बहुविध हितों में सबका भागी होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। तो एक आदर्श परिवार का यह गतिशीलता कम से कम होनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। काफी VVI क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप लोग है ना कह सकते हैं कि आप लोग एक गोधली पढ़ते हैं, उसके बाद वर्णिका पढ़ते हैं, यानी सारे बुक पढ़ लेते हैं तब आप क्वेश्चन बनाते हैं। और हम सारे बुक से आपका गोधली वर्णिका सारे क्वेश्चन से हर एक चैप्टर से VVI क्वेश्चन, जितने भी VVI क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को हम आपके लिए लाया हूं। तो आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करना ना भूलेंगे, जितने भी दोस्त हैं उनके पास शेयर भी करेंगे और नए बच्चे जितने भी होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आइए हो अब हम 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। देखिए कह रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, कारण बताइए। आंसर में लिखेंगे रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो इसका आंसर यहीं तक हुआ, लेकिन क्यों नहीं है आइए इसके आंसर में थोड़ा सा और लिख देंगे। ठीक है इतना ही हो जाएगा, हाँ ठीक है। कोई देखिए प्रश्न ही कर रहा था ना, थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रश्न करा हमको लगा कि कुछ और होगा, लेकिन नहीं है, इतना ही आंसर आप लिख सकते। कह रहा जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो आंसर में क्या लिखेंगे रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। यहीं पे तो बता ही दी कि नहीं होने के कारण, क्यों का आंसर तो यहीं पे दे दी, इसीलिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी भी क्वेश्चन है।
कह रहा है कि कासू मदन की लड़ाई कैसी थी, कासू और मदन की लड़ाई कैसी थी। यह भी क्वेश्चन है ना 2 नंबर में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, आंसर में लिखेंगे कासू और मदन की लड़ाई हड्डी और मांस की थी, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। देखिए ये क्या है, इसको बताया गया कि कासू और मदन की लड़ाई एक प्रकार का कैसा लड़ाई था, तो हड्डी और मांस की लड़ाई थी, और बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की तरह की लड़ाई थी एक प्रकार की। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। आइए अब हम 20 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट, सॉरी इस चैप्टर का नहीं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे, और अगले वीडियो में हम क्या करेंगे 21 से लेकर आपको 30 तक की तैयारी करवाएंगे। इसी प्रकार से 100 क्वेश्चन की तैयारी आपको करवाएंगे, काफी वीवीआई क्वेश्चन सब। ठीक है, आइए 20 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं। तो मैक्स मुलर वास्तविक इतिहास किसे मानते हैं, ऐसा में जो राज्यों का के दुराचारों और अनेक जनजातियों की क्रूरताओं और अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञात और पठनीय है, मैक्स मुलर उसे ही वास्तविक इतिहास मानते हैं। प्राचीन भारत में इंडो यूनान ग्रीक आदि जातियों का वैचारिक दृष्टिकोण है जो पाठ्य है। ठीक है, यानी जो पढ़ने लायक है, तो मैक्स मुलर उसे ही वास्तविक इतिहास मानते हैं, यानी एक अच्छे इतिहास के श्रेणी में इन्हें रखते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगता है प्लीज बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, और आप लोग एकदम रट्टा मानना पड़े तो रट्टा मान लीजिए, या जिस प्रकार से आपको याद करना पड़े, इस 100 क्वेश्चन को तो भूलिएगा नहीं, 100 क्वेश्चन याद कर ही लीजिए, तो कर ही लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए फिर से जय हिंद जय भारत।